आज का हमारा चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो आज इस चैप्टर में हम ये सब जानेंगे कि सौर मंडल क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, पूर्णिमा क्या होती है, अमावस्या क्या होती है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, उससे पहले आइए हम लोग कुछ बातें करते हैं। ये बताइए, क्या आपने दिन के समय आसमान देखा है? देखा ही होगा। रात के समय भी देखते होंगे। तो आपको क्या अंतर समझ में आता है? दिन के समय आपको कैसा आसमान दिखता है, सोचिए। और रात के समय कैसा दिखता है? रात में आपको तारे दिखाई पड़ते हैं, चांद दिखाई पड़ता है। क्या आपको दिन में दिखाई देते हैं क्या? ऐसा होता है क्या कि दिन में तारे नहीं होते हैं, चले जाते हैं कहीं? या फिर ये भी तो हो सकता है कि होते हों और हमें दिखाई न देते हों, है ना? ये भी हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम जानते हैं, ठीक है, कि वास्तव में होता क्या है। देखते हैं। आप पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। कंप्लीट अगर आप पूर्ण चंद्रमा को अगर आप देख पाते हैं जिस रात को, वह रात्रि आपकी कहलाती है पूर्णिमा। और लगातार हर दिन फिर इसकी जो कला है वो घटने लगती है। तो घटते 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 15वें दिन ये पूर्णतः गायब हो जाता है, आप इसे नहीं देख सकते हैं। तो यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये जाना पूर्णिमा क्या होती है और अमावस्या। पूर्णिमा शब्द से समझ में आ रहा है पूर्ण, तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। और धीरे धीरे 15 दिन तक इसकी कला क्या होती, घटती है, और 15वें दिन ये नहीं दिखता। फिर क्या होता है, उस रात्रि को हम क्या कहते हैं, अमावस्या, ठीक है, जान लिया हमने। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, तो इन सबको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड, ठीक है। फिर कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो कि बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी क्वालिटीज़ जानी। कुछ खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऊष्मा तथा प्रकाश बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, ठीक है। जो आप तारे देखते हैं ना रात के समय, बहुत चमकते रहते हैं, वो एक तरीके से आपके सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वो हमसे बहुत अधिक दूर होते हैं। इस कारण वो अपनी ऊष्मा या प्रकाश उत्सर्जित उतना यहाँ तक उनका उत्सर्जन नहीं हो पाता, मतलब हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात्रि में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हम तारों के जो विभिन्न समूह होते हैं द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को हम देख सकते हैं।
तो ये हमारा नक्षत्र मंडल कहलाता है। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, तो ये नक्षत्र मंडल जो अर्सा मेजर है, बिग या फिर इसे बिग बियर भी कहते हैं, तो ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। सप्त ऋषि, सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत, तो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, तो ये जो सप्तऋषि है ना, तो जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर या बिग बियर है, तो ये इसी प्रकार का एक मतलब नक्षत्र मंडल है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। एक आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हम चित्र देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो सप्तऋषि बने हुए हैं, यानी कि जो 7 तारे हमें दिख रहे हैं, उनको ये 1 2 3 4 5 6 7 इनको उन तारों से मिलाते हुए एक हम काल्पनिक अगर रेखा खींचते हैं सीधे बिल्कुल, तो और उसे आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये ध्रुव तारे को इंगित करती है। ठीक है, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये रहे हमारे सप्तऋषि। ठीक है, और इन सबको मिलाते हुए अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींच रहे हैं ना, तो वो हमारे ध्रुव तारे को इंगित कर रही है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। अभी हमने तारा एक पढ़ा था खगोलीय पिंड, तो कुछ हमने पढ़ा कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा होती, तो वो क्या कहला रहे थे, तारा। लेकिन कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है, क्योंकि इसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, ऊष्मा नहीं है इसमें, तो यह अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सौर मंडल को देखते हैं। ये रहा हमारा सूर्य, इसके जस्ट बगल में आपका कौन सा ग्रह है, बुध, फिर आपका है शुक्र, फिर आपका है पृथ्वी, फिर आपका है मंगल, फिर है आपके बृहस्पति ग्रह। और मंगल और बृहस्पति के बीच में आप देख पा रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह हैं। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं अभी हम आगे देखेंगे। बृहस्पति के बाद आपका आ रहा है शनि, फिर आ रहा है यूरेनस यानी अरुण, फिर आ रहा है नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, अब ये हमारे जो ग्रह हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब हमारे आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। और हमारे ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। क्यों, ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, गैसों से और तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, चंद्रमा देखते हैं आसमान में आप, तो ये क्या ग्रह है कि उपग्रह है, यह एक उपग्रह है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है।
हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, सभी के पास नहीं, कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो हम देखते हैं सौर मंडल। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अभी सौर मंडल देखा था ना आपने चित्र में, ये रहा, ये पूरा सौर मंडल। इसमें क्या क्या है, सूर्य हैं, ग्रह के उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सौर मंडल। ठीक है, इसका स्वामी कौन है, सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार कैसे हैं वो, क्या है उनके नाम है। सूर्य से जो चक्कर लगा रहा था पहले कौन, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, देखिए ये रहा सूर्य, सूर्य के बगल में रहा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये रहा। तो ये सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो आप 8 ग्रह देख रहे हैं ना, तो ये एक निश्चित, एक इनका फिक्स पाथ है, एक फिक्स रास्ता है, उसमें ही ये चक्कर लगाते हैं। तो ये जो फिक्स उनका पाथ है, इसे हम कक्षा कहते हैं, उन्हीं में ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और कुछ बातें हैं वो उनको सिर्फ रीड कर लेते हैं हम। बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसको कंसीडर नहीं करते हैं। पृथ्वी के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह, तीसरा ग्रह। क्यों, सूर्य के जिस बगल में कौन था, बुध, उसके बाद कौन सा था, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। तो ये सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह हो गया, तीसरा। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शेप के हिसाब से ये 5th नंबर पे आता है। यह ध्रुवों के पास जो होती है पृथ्वी, थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भूआभ कहते हैं। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों के कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, और हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि प्रकाश की गति जो है
वो प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर होती है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, जो कि जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, और हमारा उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, क्योंकि वो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह होते हैं जो कि खुद से बनाए गए हैं मानवों के द्वारा, जो कि प्राकृतिक नहीं है, तो उनका यूज़ हम करते हैं ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए। ठीक है, इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, इनके नाम देख लेते हैं हम लोग। इनसेट, IRS और एडुसैट। ठीक है, इनसेट, IRS, एडुसैट। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर ही पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह हमने देखा था कि हमारे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह थे ना। तो ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये इनके बारे में पढ़ते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। सूर्य के चारों ओर कौन कौन तक चक्कर लगा रहा है? ग्रह, उपग्रह, ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना। तो इनके अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। तो इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब देखते हैं उल्का पिंड क्या होता है। उल्का पिंड होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने पर ये गर्म होकर के जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे अगर
ब्रॉड वे में देखा जाए तो क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भी कई सारी आकाश गंगाओं से मिलकर के बना होता है, और कई सारे सौरमंडल से मिलकर के क्या बनती है, आकाश गंगा बनती है। ठीक है, और सौरमंडल का ही एक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, जिस पर कि हम रहते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ।